नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्त चेतावनी, कहा जो बंदूक उठाएगा मारा जाएगा। श्रीनगर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईएसआई के इशारे पर हुआ पुलवामा आतंकी हमला। वाराणसी में संत रविदास जन्मस्थान विकास परियोजना का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। कहा स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए जात पात का मुद्दा उठाने वालों को पहचानना जरूरी। डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को दिखाई हरी झंडी। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जनजातियों की समृद्ध परंपरा और आकांक्षाओं को शामिल करने से होगा सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति का संबोधन। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत राज्यपालों की रिपोर्टों को संसद में पेश किए जाने का दिया सुझाव। अब महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर डायल करके तत्काल हासिल कर सकेंगी सहायता। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलू का किया शुभारंभ। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू। कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार। दो दिवसीय यात्रा पर आज रात दिल्ली पहुंचेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई समझौतों की उम्मीद। सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा भारत। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की आज श्रीनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलवामा आतंकी हमले के बाद की स्थिति की जानकारी दी। पुलवामा आतंकी हमले और इसके बाद 100 घंटे बाद इसके मास्टरमाइंड रशीद गाजी को ढेर करने के बाद सेना ने आतंकियों और उनके परिजनों को सख्त संदेश दिया है। सेना ने साफ कहा है कि आतंकी या तो हथियार छोड़ दें या फिर ढेर होने के लिए तैयार रहें। सेना ने कहा है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान की सेना का हाथ है। आतंकी संगठन जैश को पाकिस्तान आर्मी का बच्चा बताते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में घाटी से आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन जारी रहेगा और उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने कहा कि पुलवामा हमले के 100 घंटे के भीतर ही जैश आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो इस हमले में ISI के हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं करते। Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. The local commanders, most of them Pakistanis, who were in charge of controlling, coordinating, fabricating and execution of this operation, were the main people of the JEM top leadership in the valley. Since this leadership of the JEM was on a track, ever since this incident happened, and day before night at midnight, on specific information, we hit this module. And I'm happy to inform the country that in less than 100 hours, we eliminated the JEM leadership in the valley, which was being handled by JEM from Pakistan. जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी युवाओं को आतंक से दूर रहने की नसीहत भी दी। सेना ने आतंकियों की माताओं से अपील की कि वो अपने बच्चे को सरेंडर करने के लिए कहें। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने आतंक की राह पर चल रहे कश्मीरी युवाओं की माताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को जो आतंकी संगठन से जुड़े हैं उन्हें सरेंडर करने के लिए मनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं तो सेना उनका खात्मा करने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि सेना के अभियान के दौरान किसी स्थानीय को कोई चोट न पहुंचे, इसका ख्याल रखा गया है। साथ ही आम नागरिकों से मुठभेड़ की जगहों से दूर रहने की भी अपील की।
of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री श्री गोवर्धनपुर में गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में गुरु रविदास जन्मस्थान विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने संत रविदास की जन्मस्थली जाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी की जन्मस्थली करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थल है। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के हर किसी का ख्याल रखा जाए। हमारी सरकार पिछले 4.5 साल से इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याण के काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए जात पात का मुद्दा उठाते हैं। सभी भक्तजन पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई। इसके तहत यहां के लिए जो BHU से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा। कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकोमोटिव का अवलोकन और प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री ने किया। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने 2 डीजल इंजनों को 10,000 अश्वशक्ति वाले दोहरे इलेक्ट्रिक WAGC 3 लोकों में परिवर्तित किया है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय अनुसंधान और विकास नवाचार के जरिए किया गया है। परिवर्तित इंजनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा और भारतीय रेल के लिए कारगर इंजन तैयार होंगे। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नवनिर्मित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये अस्पताल उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, नेपाल समेत जैसे पड़ोसी देशों के मरीजों को सस्ता कैंसर उपचार मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री होमी भाभा कैंसर अस्पताल लहरतारा का भी उद्घाटन किया। इन दोनों कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के जरिए वाराणसी कैंसर संबंधी बीमारियों के बेहतर उपचार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले नए भाभाट्रॉन प्रिसिजन टेक्नोलॉजी का लोकार्पण किया। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा और वाराणसी घाटों के भित्ति चित्रों का भी अनावरण किया। वाराणसी में औरे गांव में प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। वो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किया, साथ ही दिव्यांगजनों को सहयोगी उपकरण भी वितरित किए। आज गुरु रविदास जयंती है। गुरु रविदास 14वीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारकों में से एक थे।
श्री गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। संत रविदास भक्ति, कर्म और उच्च आदर्शों के सच्चे साधक थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को गुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि समानता, एकता और सामाजिक सौहार्द की उनकी शिक्षा और संदेश आज भी हमारे देश को प्रेरणा देते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि गुरु रविदास का जीवन कर्मठता से आध्यात्मिक उत्कर्ष का संदेश देता है। उनकी अमृतवाणी का पाठ करें, उनमें निहित समाज सुधार के संदेश को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संत रविदास की जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि सद्भाव, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो अनमोल और अमिट संदेश दिया, वो हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जनजातियों की जीवंत समृद्ध परंपरा और आकांक्षाओं को शामिल करने से सबका साथ, सबका विकास होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जनजातियों को पिछड़ा मान लेने की भ्रांति को त्यागना होगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की जीवंत और समृद्ध परंपराएं हैं, जिनका आदर करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न केवल सामाजिक शिष्टाचार है, बल्कि हमारा संवैधानिक संकल्प भी है। साथ ही कहा कि आज जब हम प्रकृति सम्मत स्थायी विकास के रास्ते खोज रहे हैं, ये समुदाय हमें पर्यावरण के साथ तालमेल करते हुए विकास के कई गुण सिखा सकते हैं। हमें यह संतुलन बनाना होगी। जनजातियों के संरक्षण देने का नाम पर हम कहीं उनका विकास की मूल धारा से अलग ही न कर दे। उनकी नव आकांक्षाओं को संरक्षण का संकीर्ण दायरे में ना बांधे दे। कुछ लोग कहते हैं अरे उनको वहीं रहने दे, वही कोई जाना नहीं, उनको यहाँ आने नहीं देना। मतलब क्या है? उनको भी जनजीवन स्रवंती में लाना है, उनको शिक्षा देना है, उनको प्रोत्साहन करना है, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी सिखाना है, उनको स्किल डेवलपमेंट में परिधि में लाना है। उनमें जो ताकत है, क्षमता है, उसको हम लोग समझ के प्रोत्साहन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता है कि बृहत्तर समाज के परिवेश इन युवाओं की आकांक्षाओं, संस्कार और संस्कृति को सहर्ष स्वीकार करे। इनकी परंपराओं और आकांक्षाओं की अपने स्पर्श विकास नीति में स्थान देते, तभी सबका साथ, सबका विकास का संवैधानिक संकल्प पूरा होगा। वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस between protecting their cultural heritage and their urge and expectation for development. They should become pilots, they should become scientists, they should become actors, they should become doctors. That should be the aim. We should encourage them. And we cannot isolate them from national mainstream in the name of protection. उन्होंने ये भी कहा कि संरक्षण के नाम पर इन समुदायों को राष्ट्र के विकास की मूल धारा से अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, जिन्होंने जनजातियों को देश की मूल धारा में शामिल करने के लिए, उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए अलग जनजातीय कल्याण मंत्रालय की स्थापना की थी और एक अलग राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का गठन किया था। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों के राज्यपालों की रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखा जाए और संसदीय समितियों द्वारा इसका अध्ययन किया जाए। संविधान सभा ने 2 उपसमितियों का गठन किया, जिसमें से एक असम की उत्तर पूर्व सीमांत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए थी, जिसका अध्यक्षता श्री गोपीनाथ बारडोली ने की, तथा दूसरी उपसमिति असम के अलावा अन्य जातीय, जनजातीय और आंशिक रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए थी, जिसका अध्यक्षता श्री ए.वी. ठक्कर ने की। दोनों उपसमितियों ने संविधान सभा में एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट द्वारा भारत के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। हमारे संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का ब्यौरा दिया जाता है। ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी जाना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि इन रिपोर्टों का संसदीय समिति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अब महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में 112 यानी
112 हेल्पलाइन नंबर डायल करके तत्काल सहायता हासिल कर सकेंगी। किसी भी मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड करके महिला आपात स्थिति में मदद की गुहार लगा सकती हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। इसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज और सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल भी शामिल है। जिन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रणाली शुरू की जा रही है उनमें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर डायल करके तत्काल सहायता हासिल करने वाले इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया है। इनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज और सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल भी शामिल है। SOS मोबाइल ऐप को भी डेवलप किया गया है, जिसकी सहायता से कोई भी महिला मात्र एक बटन दबाकर पुलिस को सूचित कर सकती है। अगर आपने इस ऐप पर अपने रिलेटिव्स को रजिस्टर कर रखा है तो उन्हें भी इसकी सूचना अपने आप पहुंच जाएगी। 112 ऐप पर वॉलंटियर्स भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अर्थात रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स को भी यह सूचना चली जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ है कि अगर आप ऐप का बटन दबाते हैं तो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल या मैसेज लोकेशन के साथ जाएगा और आप मुसीबत में हैं, साथ ही साथ वह मैसेज आपके रजिस्टर्ड रिश्तेदारों एवं आसपास के वॉलंटियर्स को भी जाएगा। अर्थात इमरजेंसी की स्थिति में हिमाचल के किसी भी कोने से एक नंबर डायल करके अथवा इस ऐप का प्रयोग करके आप तत्काल हर प्रकार का असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण यह सिस्टम ये डेवलप किया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने फिर एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सैद्धांतिक समझौता हो गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटों पर जबकि शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी शिवसेना के इस गठबंधन को प्रधानमंत्री ने राजनीति से परे बताते हुए कहा कि ये मजबूत भारत की इच्छा से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की पहली और एकमात्र पसंद होगी। अटल बिहारी वाजपेयी और बाल ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करना जारी रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य एक बार फिर ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो विकासोन्मुखी, भ्रष्टाचार मुक्त और भारतीय संस्कृति पर गर्व करने वाले हैं।